Hi everyone, welcome back again. Today we are going to start with the part 5 of life process chapter. So in the previous chapter and the previous part we have discussed about the basic meaning of respiration. So respiration का basic aspect क्या था? To produce energy from the digested food. That was the basic aspect of respiration. Then we understood how the low content energy is converted into high content energy, and then we have also discussed about the various types of respiration, aerobic and anaerobic. Now in this class we will be discussing more about the organs कि respiration में जो organs involved है यानी कि respiratory system जो है वो कैसे work करता है. So we will be going with animals as well as plants. So moving on to the first one, respiration in plants. कुछ important चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है. So it is as simple as that. Plants are also a living being, so they also need to have energy, so they also get energy through the process of respiration. So be it animals or be it plants, the mode of getting energy is basically the process of respiration. Respiration में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. सो द वे वी हैव अंडरस्टूड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को टुगेदर दे आर नोन एज रेस्पिरेटरी gases. So whenever I use exchange of gases, it is meant by respiratory gases. So respiratory gases are oxygen and carbon dioxide. जब हम respiration in plants के बारे में डिस्कस करते हैं, so एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, बी इट स्टेम, रूट एंड लीफ, ये सब इंडिविजुअली रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट. सो इफ ये एक क्वेश्चन बन सकता है दैट हाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. So, in a plant, all parts of plants are performing respiration individually, whereas in animals there is a single unit of respiration. जैसे हम अगर अपने केस में देखें, एनिमल्स के केस में, तो उसमें यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द लंग्स. ओनली वन यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल्स. पूरे ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे, पूरे ऑर्गन्स रेस्पिरेशन नहीं कर रहे, जस्ट एक ही बंदा ब्रीदिंग और एक्सलेशन का काम कर रहा है, दैट इज लंग्स. बट अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें, स्टेम अलग से रेस्पायर कर रहा है, रूट अलग से रेस्पायर कर रहा है और लीफ भी अलग से रेस्पायर कर रहा है. ओके. प्लांट्स के केस में क्या है, उनकी बॉडी इतनी मोबाइल नहीं है, छोटी सी बॉडी है, ज़्यादा कुछ इतना एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक प्लेस. वेयर एज इन ह्यूमन बींग्स और वेयर एज इन एनिमल्स, मोर अमाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस आर बीन ट्रांसपोर्टेड. ओके. सिंस इनकी बॉडी में इतना एक्टिविटीज़ नहीं है, तो इनका जो रेस्पिरेशन का रेट कंपैरेटिवली स्लो है, लेकिन हमारा रेस्पिरेशन का रेट कंपैरेटिवली फास्ट है. तो यहाँ पे मैं हो सकता है दे कैन आस्क यू दैट व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन बिटवीन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. सो दीज आर द पॉइंट्स. प्लांट्स का सीधा उल्टा कर दो, आपको एनिमल्स का मिल जाएगा. सो प्लांट्स के बेसिक पॉइंट्स क्या है? ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म respiration individually, then little transport of respiratory gases, and at the same time slow rate of respiration is happening there. अब पूरे प्लांट के प्रोसेस में जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है वो एक ही प्रोसेस के थ्रू हो रहा है. उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन. ओके, यू नो दैट डिफ्यूजन, दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो जितने भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहे हैं प्लांट्स के अंदर, वो डिफ्यूजन के हेल्प से हो रहा है. ओके. नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन हाउ रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लांट. ओके. सो लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट रूट्स. सो रूट्स में क्या हो रहा है, आपको पता है कि रूट्स ऑब्वियसली जो एयर है वो कहाँ से लेता होगा. एयर इज टेकन फ्रॉम बेसिकली द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन सॉइल. ओके. सो दे बेसिकली टेक द पार्टिकल्स बिटवीन द सॉइल, राइट. तो एयर सॉइल में पड़ा है और सॉइल के कॉन्टैक्ट में कौन है? रूट हेयर. हमारा जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के रूट्स होते हैं, उसके रूट्स का जो एंड वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि एपिडर्मल सेल जो होता है एक रूट का, उसी को रूट हेयर बोलते हैं. सो रूट हेयर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, और वो रूट हेयर सॉइल में से एयर को डिफ्यूज़ करता है, और डिफ्यूज़ करने के बाद उसको सारे पार्ट्स के सारे प्लांट के पार्ट्स को वो फॉरवर्ड करता है, राइट. सो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई जस्ट रब इट ऑफ, राइट. सो इट रीचेस टू all parts of plants. So what happens? Air which is present in soil के contact में है root hair, जो कि epidermal part होता है root का. उस root hair से diffuse होके it goes to all parts of plant. Simple as that.
ठीक है। और इसी तरीके से CO2 भी निकल के बाहर आता है, यानी कि पहले सारे प्लांट के पार्ट्स में से डिफ्यूज़ होकर रूट हेयर में पहुंचा, रूट हेयर से सॉइल से वो डिफ्यूज़ आउट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि एयर जो है वो सॉइल में प्रेजेंट है, तो सॉइल यानी कि रूट वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा वाटर लॉग्ड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स विल डाई इफ द रूट्स रिमेन वाटर लॉग। वाई? इफ दे आर डूइंग इट फॉर द लॉन्ग टाइम, व्हाट विल हैपन? टू मच ऑफ वाटर विल एक्सपेल आउट ऑल द एयर फ्रॉम द सॉइल। आप पानी डालोगे, वहाँ से निकल के एयर बाहर आ जाएगा, और अगर एयर बाहर आ जाएगा तो प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो है अल्कोहल, और अगर अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो अल्टीमेटली वो प्लांट को क्या कर देगा? इट विल किल आउट द प्लांट। सो दिस इज़ रेस्पिरेशन ऑफ रूट्स, राइट। क्या ध्यान देना है कि रूट्स में एयर का पैसेज कैसे होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, एंड इट इज़ डन बाय रूट हेयर्स, ओके। एंड रूट हेयर बेसिकली एपिडर्मल सेल होता है एक रूट का, और वहाँ से डिफ्यूज़ होकर पूरे प्लांट में चला गया। और ध्यान क्या रखना है कि प्लांट्स का जो रूट वाले जो यानी कि जो जहाँ से रूट डेवलप हो रहा है, दैट पार्ट शुड नॉट बी रिमेन्ड वाटर लॉक। अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हो आप तो क्या होगा? सारा पानी अंदर के एयर को एक्सपेल आउट कर देगा सॉइल में से, जिसकी वजह से उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली क्या होगा? अल्कोहल के कंटेंट के बढ़ने की वजह से प्लांट बेसिकली ख़त्म हो सकता है, राइट। सो इट विल अल्टीमेटली डाई आउट। Now moving on to respiration in stem. If you consider respiration in stem, तो जो एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का वो दो ही जगह से हो सकता है, एक स्टोमेटा यानी कि नहीं तो लेंटिसेल्स। जो आपके जो सॉफ्ट स्टेम है या फिर ग्रीन स्टेम है वहाँ पे तो स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है, लेकिन जो हार्ड वुडी स्टेम्स हैं उसमें एक स्मॉल पोर ओपनिंग होता है, उसको बोलते हैं लेंटिसेल्स। यानी कि जो हार्ड वुडी बार्क सिस्टम वगैरह होता है पेड़ों में, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स का नाम है लेंटिसेल्स। सो कीप इन माइंड that in soft part of the stem it is through stomata, whereas in what do you call the hard woody part of the stem, the respiratory gases are exchanged through lenticels, okay. Moving on to the next one, respiration in leaves. When it comes to respiration in leaves, the exchange, you know that we have already done it, it is done through stomata, okay. And यहाँ पे जो आपको जो important समझना है वो है mechanism। एक मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि यू नो दैट रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर्स ड्यूरिंग डे एज वेल एज ड्यूरिंग नाइट, बट देयर इज वन थिंग विच डजंट अकर ड्यूरिंग नाइट, दैट इज फोटोसिंथेसिस। सो वी विल जस्ट सी व्हाट इज द बेसिक व्हाट वी से एक्सचेंज ऑफ गैसेज विच इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग डे एंड नाइट। अब जरा ड्यूरिंग डे टाइम देखते हैं। फोटोसिंथेसिस होता है, ओके। फोटोसिंथेसिस अकर्स, क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, लीफ यूजेस सम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। क्वाइट ऑब्वियस से बात है, प्लांट्स रेस्पायर करेगा तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ फोटोसिंथेसिस के दौरान, उस ऑक्सीजन यानी कुछ ऑक्सीजन को वो रेस्पिरेशन के लिए ले लेता है, बाकी जो बचा हुआ ऑक्सीजन है कि रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इट डिफ्यूजेस आउट इनटू द एयर, सिंपल एज दैट। सो फोटोसिंथेसिस हुआ, ऑक्सीजन बना, कुछ ऑक्सीजन प्लांट ने यूटिलाइज कर लिया फॉर रेस्पिरेशन, और रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड आउट इनटू द एयर। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। मैंने आपको बोला रेस्पिरेशन तो चलता जा रहा है, तो रेस्पिरेशन के दौरान कौन बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड एक लीफ यूज़ कर देता है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि और भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से ले लेता है? एयर से ले लेता है। सो टेक्निकली अगर मैं नेट एक्सचेंज देखूँ डे टाइम के दौरान, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ आउट हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ इन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिफ्यूज़ इन क्यों हो रहा है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस चल रहा है वहाँ पे, ओके। सो सुबह के टाइम पे नेट एक्सचेंज ज़्यादा आपको किसका मिलेगा? ऑक्सीजन का मिलेगा। लेट्स कम बैक टू नाइट सिस्टम। नाइट में क्या होगा? ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा है, ओके, यानी कि ऑक्सीजन तो बन नहीं रहा होगा, लेकिन ऑक्सीजन तो फिर भी चाहिए किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। सो ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो चला जाता है एयर में, क्योंकि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है। तो नेट एक्सचेंज अगर मैं देखूँ नाइट के दौरान, ड्यूरिंग नाइट, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट हो रहा है और ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इन हो रहा है। सो ये जो एक्सचेंज है गैसेस का ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट, दिस इज़ इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी सिंपल लॉजिक। इट्स क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, सुबह के टाइम पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों हो रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है वो थोड़ा सा लीफ यूज़ करता है, बाकी एक्सपेल आउट कर देता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है रेस्पिरेशन के टाइम पे,
वो मैक्सिमम लीफ ले लेता है और बाहर से भी ले लेता है. सो नेट एक्सचेंज ऑक्सीजन का ज़्यादा है सुबह के टाइम पे. ओके, एंड ड्यूरिंग नाइट व्हाट हैपन्स, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा, यानी कि ऑक्सीजन बन नहीं रहा, लेकिन ऑक्सीजन को एयर में से लेना पड़ता है रेस्पिरेशन के करने के लिए. और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो यूटिलाइज नहीं कर रहा लीफ, क्योंकि नो फोटोसिंथेसिस हैपनिंग. सो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है. इसलिए ड्यूरिंग नाइट टाइम अगर किसी आप पेड़ वेड़ के नीचे सोते हो तो यू विल नॉट डाई आउट, बट यू विल फील अ लिटिल बिट लाइक व्हाट से, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा. यू विल नॉट फील दैट मच गुड. बट if you sit beneath a tree during daytime, then you understand, because the supply of oxygen is more during that time, so you will feel good. So this is one such topic regarding the exchange of gases. तो अभी हमने क्या किया, respiration in plants देख लिया, देन मैकेनिज्म देख लिया. रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है, सारे पार्ट्स इंडिविजुअली रिस्पायर कर रहे होते हैं, लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड स्लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन. फिर उसके बाद हमने देखा कि रेस्पिरेशन रूट्स में कैसे होता है. रूट्स में कैसे होता है, एयर जो सॉइल में पड़ा है वो रूट एयर के थ्रू डिफ्यूज़ होकर सारे प्लांट के पार्ट में चला जाता है. उसके बाद हमने ये देखा कि अगर ज़्यादा देर तक वाटर लॉगिंग हो जाता है तो प्लांट्स विल डाई आउट अल्टीमेटली. बाय बिकॉज जो पानी है वो एयर को एक्सपेल कर देगा और प्लांट को ज़बरदस्ती एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल बनेगा तो अल्टीमेटली प्लांट को किल कर देगा वो. देन रेस्पिरेशन इन स्टेम्स में यू अंडरस्टूड दैट सॉफ्ट स्टेम है तो स्टोमेटा होगा, हार्ड स्टेम है तो लेंटिसेल्स होगा. लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. एंड मैकेनिज्म देखा हमने अभी कि ड्यूरिंग डे टाइम जो नेट एक्सचेंज है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा है और CO2 का कम है, और ड्यूरिंग नाइट टाइम नेट एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है और CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कम है, बिकॉज ऑफ क्वाइट ऑब्वियस रीज़न. So this was the part which covers the respiration in plants. Now we are moving on to the next part, which is respiration in animals. तो पहले तो basic animals पे focus करेंगे हम लोग. जैसे for example if I take amoeba. अमीबा में exchange of respiratory gas कैसे होता है, through cell membrane. ओके उसका सिंपल से बॉडी है, उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन एंड सिंपल सेल मेम्ब्रेन से काम चल जाता है. अर्थवर्म में अगर देखोगे तो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज उसके मॉइस्ट स्किन से होता है. फिशेस में देखोगे उनका जो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस है थ्रू अ स्पेशल ऑर्गन नोन एज गिल्स. अब गिल्स क्या करता है, वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है, कहाँ से, पानी में से. एंड मज़े की बात है कि फिशेस में ना लंग्स नहीं है, इसीलिए जब आप एक फ़िश को पानी से निकाल के बाहर लेकर आते हो इट विल डाई आउट वेरी सून, बिकॉज वो एक बैकअप, एक लंग सिस्टम नहीं है उनके बॉडी में जो भी है. एंड आपने देखा होगा कि जो एक्वाटिक लाइफ और टेरेस्ट्रियल लाइफ का जो ब्रीदिंग रेट है वो डिफरेंट है. एक्वाटिक लाइफ हैज़ टू टेक, उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत फास्ट होता है, और टेरेस्ट्रियल का वो थोड़ा स्लो होता है. क्यों, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो बहुत आराम से लेते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं. लेकिन अगर आप एक्वाटिक लाइफ में देखोगे, एक्वाटिक लाइफ में उनको कौन सा ऑक्सीजन मिल रहा है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी कम है, तो उनको हाई फ्रीक्वेंसी में हाई फ्रीक्वेंसी में जल्दी लेना पड़ता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को. तो ये कभी क्वेश्चन आ सकता है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वाटिक एनिमल में ज़्यादा क्यों है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल. सो व्हाट शुड बी योर आंसर, फास्टर रेट क्या प्रोवाइड करता है, मोर ऑक्सीजन टू द एक्वाटिक एनिमल. और टेरेस्ट्रियल एनिमल में क्या है, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सफिशेंटली पड़ा हुआ है, इसलिए उनकी ब्रीदिंग रेट धीरे होती है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट फिश. देन अगर आप स्पेसिफिक केस देखोगे इंसेक्ट्स में, जैसे ग्रास होपर है, तो उनके बॉडी में ना छोटे छोटे होल्स है जिसको स्पाइरिकल्स बोलते हैं. तो वो स्पाइरिकल्स के थ्रू अपने क्या बोलते हैं एक रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज कर देते हैं. नाउ लेट्स कम बैक टू द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऑर्गन वाइज बहुत ज़्यादा तो नहीं बनता, लेकिन जो बनता है वो बहुत स्पेसिफिक बनता है और वो बहुत ही टू द पॉइंट बनता है. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है हमारी ह्यूमन बॉडी में. सो द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ टू ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड टू ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. And in the previous class, I have explained you that there is a difference between breathing and respiration. Respiration is a holistic process. It's a complex biochemical process which involves breathing, okay, and production of energy. Whereas breathing is just a simple process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide. That's it. So what is breathing? Breathing is a process by which air rich in oxygen is taken inside of the body and the air which is rich in carbon dioxide is expelled from the body. बहुत ही सिंपल है, समझ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. आप ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को आप एक्सहेल आउट करते हो.
So breathing involves two parts. One is inhalation and one is exhalation. Now coming on to the respiratory system in humans. Respiratory system humans में क्या क्या है? नोस, नेजल पैसेज, ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी बोला जाता है, ब्रोंकस और उसका प्लूरल है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई बेसिकली आपको लंग्स के अंदर मिलेगा, और लंग्स के बाद आपको एक नीचे एक प्लेट टाइप है, दैट इज़ डायफ्राम, इट्स अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. और लंग्स के अंदर आपको कौन कौन से पार्ट्स मिलेंगे? बेसिकली जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होकर ब्रोंकस बन जाता है, ब्रोंकस आगे डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बन जाता है, और ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होकर एल्वियोलाई बन जाता है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप ये वाला डेफिनेशन देंगे, ओके, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स में आप ये वाला पार्ट देंगे. तो यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट आर द रेस्पिरेटरी सिस्टम and what are the organs of respiratory system in human beings. Now I have given a very brief diagram, a very simple diagram to understand. NCERT में देखोगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, लखमीर में भी देखोगे तो लखमीर वाला डायग्राम आप जल्दी से बना सकते हो, इतना कोई इश्यू नहीं है उसमें. अब जैसे इस डायग्राम को थोड़ा समझते हैं ना, ध्यान से देखना इसमें. जैसे ये आपका जो पार्ट है ये आपका नोज़ का पार्ट है. सो दिस इज़ योर नॉस्ट्रल्स एंड नोज़. अब वो अंदर जाके दो पाइप्स में डिवाइड हो रहा है. आई यूज़ गुड बेटर इंक टू एक्सप्लेन दैट. लेट्स से ग्रीन. ओके, सो अगर आप देखोगे तो एयर ऐसे जा रहा है, एयर जाके अंदर जब आता है, सो यू सी दैट दिस एरिया जहाँ पे विंड पाइप और आपका थ्रोट, ओके, विंड पाइप ये आपका थ्रोट वाला हिस्सा है, दिस एरिया इज़ ऑफ थ्रोट, ओके, जहाँ पे विंड पाइप और फूड पाइप का एक इंटरजंक्शन है, उस एरिया को बोलते हैं फैरिंग्स, ओके. नाउ और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का चीज़ दिख रहा है. जब आप खाना खाते हो, यहाँ से जब खाना खाते हो, वो खाना इसको क्या कर देता है, जब आप इनगल्फ करते हो ये ब्लॉकेज कर देता है किसको, थ्रोट को. सो इट इज़ बेसिकली एन एपिग्लॉटिस. सो इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स दैट पार्ट की वो खाना जब हम लोग खाते हैं तो वो लंग्स के अंदर ना चले जाए. कभी कभार हो जाता है ना, जब हम लोग खस रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं तो गलती से वो उसमें चले जाता है, विंड पाइप में चले जाता है, एंड इट रियली ना वी हैव अ रियली टफ टाइम इन गेटिंग इट आउट. सो ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन, एक नेचुरल लेयर है. उसके बाद जब एयर आता है वो एयर ट्रैकिया के थ्रू नीचे जाता है, और एक यहाँ पे कोई बॉक्स टाइप दिख रहा है, इस बॉक्स का नाम है लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स. वो बॉक्स, अब ये जो चीज़ है आपका, ये लंग्स है, नीचे जो मैंने आपका बड़ा सा एक ऑर्गन टाइप बनाया लंग्स है, वो ट्रैकिया आगे जाके लंग्स में डिवाइड हो जाता है, किस में, ब्रोंकस में, और वो ब्रोंकस आगे छोटे 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 पाइप्स में डिवाइड हो. ये आपका ट्रैकिया था, अब ये आपका ब्रोंकस बन गया, और ये आपका जो ब्रोंकस जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इसका नाम है ब्रोंक्यूल्स. और ब्रोंक्यूल्स के एंड में आप ये देख रहे हैं, देर आर एयर लाइक पाउचेस. इन एयर लाइक पाउचेस का नाम है एल्वियोलाई. इन एयर लाइक पाउचेस का नाम क्या है, alveoli. So you can see the diagram from either from NCERT or from लखमीर सिंह. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रिस्ट्रिक्शन है इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक सा बता रखा है. एंड लंग्स के नीचे आप एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन देखते हो, दिस स्ट्रेच मेम्ब्रेन इज डायफ्राम. और यहाँ पे जो एक कैविटी टाइप फील हो रहा है, और इस कैविटी का नाम है चेस्ट कैविटी या फिर थोरेसिक कैविटी. नाउ एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न और हैज़ अ मीनिंग टू इट, ओके. So these are the basic organs which you need to make in a respiratory system. And mind it guys, this diagram is important. यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ में नहीं जा सकता, बट आप लोग अच्छे से बनाएंगे इसको. सो मूविंग बैक टू द पॉइंट, तो पैसेज कैसे कैसे जा रहा है. एयर नोज़ के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू नेज़ल पैसेज में आता है. नेज़ल पैसेज में हमारा जो ऊपर का जो लेयर होता है, इट इज़ समहाउ मॉइस्ट एंड इट इज़ फिल्ड विथ हेयर्स. सो हेयर और वो मॉइस्टनेस क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को स्टिक आउट कर देता है, ठीक है, इसलिए हमारे नोज़ में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, राइट. सो नेज़ल पैसेज से वो गया फैरिंग्स. फैरिंग्स वही मैंने बोला जो इंटरजंक्शन बिटवीन विंड पाइप एंड फूड पाइप. फैरिंग्स से निकल के वो जाता है लैरिंग्स. वो ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो आवाज़ है वो लैरिंग्स की वजह से आ रही है, यानी कि वॉइस बॉक्स की वजह से आ रही है. जब वो एयर लैरिंग्स में से गुजरता है तो वाइब्रेशन होता है, और उसी वाइब्रेशन की वजह से हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ओके. एंड देन फ्रॉम दैट लैरिंग्स द एयर गोज टू ट्रैकिया. ट्रैकिया आगे लंग्स में डिवाइड हो जाता है ब्रोंकस में, और ब्रोंकस आगे ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से एल्वियोला, एंड एल्वियोला इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. सो अगर आप एक्चुअल एक्सचेंज देखोगे रेस्पिरेटरी गैसेस का, वो कहाँ से हो रहा है, इट इज़ थ्रू एल्वियोलाई. नाउ द pharynx, I have explained you the pharynx is basically the part of throat which is between windpipe and food pipe, and alveoli. Alveoli is important. They are air pouches richly supplied with blood capillaries, and because the actual exchange of gas takes place through alveoli.
अब आप मैकेनिज्म देखोगे अगर ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, आपका ये जो चेस्ट कैविटी या फिर थोरेक्सिक कैविटी है, इट इज़ इनसाइड द रिब केज. यू नो व्हाट इज़ द रिब केज, द बोन्स व्हाट वी हैव इन द चेस्ट. सो इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, आपका रिब केज जो है वो आउटवर्ड्स निकलता है और डायाफ्राम डाउनवर्ड्स जाता है, यानी कि ये वाला पोर्शन नीचे को जाता है और ये वाला पोर्शन बाहर को जाता है, राइट. तो इससे क्या होगा, आपकी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होगी और चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होगी तो एयर भी अंदर फिल हो जाएगा. एक्सेलेशन के टाइम पे क्या होगा, आपकी रिब केज हो जाती है अंदर और डायाफ्राम हो जाता है ऊपर. ओके, सो रिब केज हो जाता है इनवर्ड्स एंड डायाफ्राम इज अपवर्ड्स. तो चेस्ट कैविटी वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और एयर इज पुश्ड आउट. सो दिस वे वी हैव द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग गोइंग ऑन, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, राइट. I'll just remove these arrows, otherwise it will be confusing for you. Okay, fine. So mechanism of breathing is important. They can ask you, inhalation के दौरान rib cage outwards और diaphragm downwards, chest cavity expands and air is filled in. और exhalation के टाइम में rib cage inwards, diaphragm upwards, chest cavity contracts and air is pushed out. So this way we have the mechanism of breathing which is going on, and breathing rate बढ़ जाते हैं जब हमारी vigorous exercise भी बढ़ जाती है, right. Now moving on, there are certain conceptual questions. जैसे वो बोलता है कि आपके जो यहाँ पे जो ट्रैकिया है, वो ट्रैकिया कभी भी कोलैप्स नहीं होता है. क्यों नहीं कोलैप्स होता है, बिकॉज इट इज़ सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. उसके अंदर एक हमेशा एक मॉइस्टनेस रहती है और वो आप ये कह सकते हो कि वो एक दूसरे से मिक्स होना नहीं देता या चिपकने नहीं देता, जस्ट बिकॉज वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से प्रोटेक्टेड है ट्रैकिया. दूसरा लॉजिक क्या है कि हमेशा लंग्स के अंदर एक रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रहता ही रहता है, कभी भी खाली नहीं होता. इट इज़ नॉट लाइक दैट इफ आई एम एक्सेलिंग दैट ऑल दी कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट, और इफ आई एम इनहेलिंग देन ऑल दी गैसेज आर देयर इनसाइड. ऐसा नहीं है. कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा, एयर में भी स्पेसिफिकली किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन. सम अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज देयर इन द लंग्स सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. क्योंकि ये जो डिफ्यूजन का जो काम है, यानी कि ऑक्सीजन का एल्वेलाई से निकल के ब्लड कैपिलरी से निकल के ब्लड स्ट्रीम तक जाने तक का जो टाइम है, वहाँ तक हमें सर्वाइव करना है, रेजिस्ट करना है. तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर ऑलरेडी एक रेजिडुअल मतलब ऑलरेडी रहता है वहाँ पे. ओके, सो कभी भी आप पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे, लंग्स आर नॉट कम्प्लीटली एम्प्टी एंड लंग्स आर नॉट कम्प्लीटली फुल. सो देयर इज़ ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ देयर इनसाइड द बॉडी, so that there is sufficient time for oxygen to get absorbed into the blood. ये एक NCERT का क्वेश्चन भी है, उसका आंसर भी है ये. ओके, द थर्ड वन, अभी हम बात कर रहे थे कि डिफ्यूजन से हम सांस ले सकते हैं, बट हायर मल्टी सेलुलर एनिमल्स में डिफ्यूजन से सांस लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो हमारी वॉल्यूम ऑफ बॉडी बहुत ज़्यादा है और एट द सेम टाइम ऑक्सीजन हर एक सेल तक डिफ्यूज़ नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ एस्टिमेटेड दैट कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में अगर डिफ्यूजन से वो सांस ले रहा है तो उस एयर को हर एक सेल तक पहुंचने के लिए 3 साल लगेंगे. और आपको पता है हमारा रेस्पिरेशन का रेट क्या है, मैंने सांस लिया और सांस छोड़ा, यानी कि इतना फास्ट प्रोसेस हो रहा है. और इतने फास्ट प्रोसेस में योर्स इवन फॉर वेटिंग लाइक 5 minutes कैन बी डेडली, राइट. सो डिफ्यूजन इज़ नॉट एट ऑल अ फीजिबल आइडिया फॉर हायर मल्टी सेलुलर एनिमल्स. येस, इट इज़ पॉसिबल फॉर वेरी सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक amoeba, but not for higher multicellular animals. And if you analyze the respiratory system of all the organs, you will find some unique features. Now this is important. This is not discussed in NCERT, but they have asked in boards. सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उड़ा के देख लो, आपको 3 यूनिक फीचर मिलेंगे. सबसे पहला यूनिक फीचर है लार्ज सरफेस एरिया. किस लिए? ताकि मैक्सिमम एयर अंदर आ जाए. दूसरा, उनकी जो वॉल्स बनी होती है वो थिन वॉल से बनी होती है ताकि डिफ्यूजन आसानी से हो जाए. अभी आपने देखा ना, ये जो एल्वियोलाई है उसकी जो वॉल्स है वो बहुत पतली है, इतनी पतली है कि बहुत आसानी से क्या हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है. एंड तीसरा, जो भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट शुड बी रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि अल्टीमेटली उस ऑक्सीजन को कहाँ जाके एब्जॉर्ब होना है, ब्लड में एब्जॉर्ब होना है. सो दीज आर द यूनिक फीचर ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन. फर्स्ट ऑफ ऑल, लार्ज सरफेस एरिया टू गेट मैक्सिमम एयर, थिन वॉल्स फॉर ईजी डिफ्यूजन एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. सो ये वाला पोर्शन है आपका व्हाट वी से द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन स्पेसिफिकली एनिमल्स. ओके, तो क्या क्या कर लिया हमने. अमीबा में देख लिया कि कैसे एक्सचेंज होता है. देन अर्थवॉर्म में देख लिया है थ्रू मॉइस्ट स्किन, राइट. फिश में देख लिया इट इज़ थ्रू गिल्स. इंसेक्ट्स में देख लिया इट इज़ थ्रू स्पाइरिकल्स.
एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस हमने देख लिया है, उसके मैंने आपको ऑर्गन्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया. दीज आर द बेसिक ऑर्गन्स, right? And we have also discussed about certain points in the respiratory system of human beings like pharynx. We have discussed about alveoli. Alveoli is the actual exchange, and passage of air is also important. Air कहाँ से कहाँ को जा रहा है. Then mechanism of breathing हमने भी study किया, in which inhalation and exhalation is explained. Then we have also understood about certain keynote aspects like trachea collapse क्यों नहीं होता, residual volume हमारे body में क्यों रहता है, एंड डिफ्यूजन से सांस लेना पॉसिबल क्यों नहीं है, एंड यूनिक फीचर ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. सो प्लीज़ गो थ्रू दीज पॉइंट्स, मेक आउट प्रॉपर नोट्स, एंड आई सपोज आप लोग नोट्स बना रहे हो उसका, बिकॉज यही नोट्स आपको हेल्प करेंगे अल्टीमेटली फ्रेमिंग आउट द ऑफ आंसर में. ओके, सो प्लीज़ फ्रेम आउट योर आंसर्स प्रॉपरली एंड प्लीज़ गो थ्रू द क्वेश्चंस, ट्राई आउट द क्वेश्चंस. आप क्योंकि ऑलमोस्ट हमने 30-40 चैप्टर कर लिया है, 40% ऑफ चैप्टर हो चुका है हमारा. So go through the questions. If you face any difficulty or any doubt, do let me know. Okay. So for today, we will just wrap it up with this. In the coming class, we will be explaining more about transportation and the further parts in the life process chapter. So for today, as of now, we are just completing this much part only. So thank you so much. Take care all.